नमस्कार, मैं सर्वेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्वलॉग ज्ञान पर। आप लोगों की डिमांड थी, कई लोग ये कह रहे थे कि इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इंटरव्यू को लेकर के जितनी भी क्वेरीज़ हैं उनको लेकर के एक वीडियो बनाइए। तो आज हम हाजिर हैं इंटरव्यू से संबंधित एक वीडियो लेकर के। चाहे आप यूपी के इंटरव्यू में अभी सम्मिलित होने जा रहे हों, चाहे आगामी बिहार एपीओ की अगर मेंस की रिज़ल्ट आती है उसके बाद आप बिहार में एपीओ के रिगार्डिंग आप इंटरव्यू देने जा रहे हों, या फिर अगर 32nd बिहार जुडिशरी की जो पेपर होने वाली है इसमें अगर मेंस आप क्वालिफाई करते हैं, तो सारे चीज़ के लिए चाहे आप किसी भी स्टेट में जाएं तो उसके लिए एक बेसिक नॉलेज इंटरव्यू के बारे में, बेसिक नॉलेज क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के बारे में, बेसिक जानकारी जो कि इंटरव्यू फेस करने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट को जानना चाहिए, प्रत्येक कैंडिडेट को जानना चाहिए, उसको लेकर के हम एक वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आइए, आशा करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइएगा ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक सा सवाल जो सबसे पहले स्टूडेंट के मन में आता है, जो कि पूछा जाता है, वो पहली क्वेरी होती है क्या पहनने के लिए ड्रेस हमारा क्या होना चाहिए। तो ऐसे तो कोई नियम नहीं है, किसी भी आयोग ने कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाया हुआ है, कोई भी ऐसा नियम नहीं बना हुआ है किसी भी आयोग में कि आप क्या पहने। इसका हार्ड एंड फास्ट कोई भी रूल बना हुआ नहीं है, ना ही कोई इसका ढांचा बताया गया है कि आप सूट पहन के ही आएँ, आप जीन्स पहन के ना आए, टी शर्ट पहन के ना आए, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन हाँ, आप एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने जा रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो इस तरह से आपका लुक ऐसा होना चाहिए कि आप दिखना चाहिए। सामने इंटरव्यूअर बैठा है, वो भी कहीं पे या तो एक्सपर्ट होगा तो कहीं का प्रोफेसर होगा, या फिर कोई हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज हैं, तो उनको दिमाग में रहना चाहिए कि आप सामने जो लड़का बैठा हुआ है, सामने जो कैंडिडेट बैठा हुआ है, सामने जो लड़की बैठी हुई है, वो एक सोबर पर्सनालिटी दिख रहा है उसके अंदर, एक जज का स्वरूप उसके अंदर दिख रहा है, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनने का स्वरूप उसके अंदर है, ऐसा बिहेव है, ऐसा सोबर वो दिख रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे कपड़े पहनें। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जो कपड़े पहने जाते हैं, सिलेक्शन के बाद जो आप कपड़े पहनते हैं वो कपड़े ही आप सिलवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मेल हैं तो ज़रूरी है कि आप सूट एक कोई अच्छा सा सूट ले लें, चाहे आप अपने कलर का पसंद आप कर सकते हैं, बस भड़कीला नहीं होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक सूट ही आप लें, चाहे तो आप नेवी ब्लू भी उसमें ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि भड़कीला ना हो, देखने में भद्दा ना दिखता हो, तो सब दिख रहा हो पढ़ने के बाद, तो ऐसा आप कोई भी कलर का सूट ले सकते हैं। जनरली जुडिशरी के एग्ज़ाम में ट्रेंड यही रहा है कि लोग ब्लैक कलर का सूट सिलवाते हैं, और ब्लैक कलर का शर्ट ब्लैक कलर का आपका सूट रहेगा, उसके बाद से शर्ट वाइट रंग का रहता है। और जो आप जूता लेंगे और जो मोजे लेंगे, वो मोजा और जूता का कलर सेम होना चाहिए, चाहे आप ब्लैक लें या ना लें, लेकिन जूता जिस कलर का लिए हैं उस कलर का आपका मोजा अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ रही बात टाई की, तो टाई भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि बहुत भड़कीली हो, देख करके ये आदमी लगे कि सभ्य नहीं दिख रहा है, तो ऐसी टाई नहीं होनी चाहिए। टाई भी आपका एक शानदार होना चाहिए जो कि देखने में अच्छा लगे और बहुत ज़्यादा भड़कीला ना दिख रहा हो। तो ये रहा कि क्या हमको पहनना चाहिए अगर मेल है तो। अगर आप फीमेल हैं तो आपको क्या पहनना चाहिए, तो फीमेल के लिए बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप चाहें तो जनरल जो सूट पहनती है, सूट पैजामा जो आप लोग पहनते हैं, उसको आप पहन सकते हैं। जो सफ़ेद कलर की अगर सूट रहे ज़्यादा बेहतर है, ऊपर से आप ब्लेज़र डाल लें तो बहुत बढ़िया हो जाता है, तो सूट के साथ ब्लेज़र बढ़िया होता है। अगर साड़ी आप पहनना चाह रही हैं तो साड़ी भी वही होना चाहिए, वही एक ही फार्मूला है कि बहुत भड़कीला नहीं होना चाहिए देखने में, तो बहुत भड़कीला ना हो, और साथ ही साथ रंगीन बहुत ना हो, सादी साड़ी हो, सादी सिंपल साड़ी हो, उसको आप पहन लें, और संभव हो सके तो ऊपर से ब्लेज़र डाल लें, अच्छा लगेगा, आपकी पर्सनालिटी एकदम जज की तरह दिखने लगेगी। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहती हैं कि जनरली मेल वाले जो सूट होते हैं, शर्ट पैंट और सूट जो होते हैं, वो भी आप पहन सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है।
और तमाम लड़कियां से पहन के जाती भी हैं। तो आप चाहें तो उस तरह के सूट भी आपके पास 3 ऑप्शन उपलब्ध है, चाहे जो आप उसके साथ पहन सकती हैं। बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ ये ख्याल रखना चाहिए बहुत ज़्यादा मेकअप ना हो, बहुत ज़्यादा कलर वगैरह इस्तेमाल आप फेस पे ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको मेकअप से बचना चाहिए। मेकअप नहीं, एकदम सिंपल साधारण होना चाहिए और कपड़े वगैरह आपका एकदम सिंपल होना चाहिए, जिससे एक सभ्य सुशील आप दिख रहे हो। तो आप चाहें तो ये पहन करके आप जा सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और भी उठता है कि ये तो हो गया क्या पहने, बेसिक सी जानकारी होगी। एक प्रश्न और रहता है कि साथ में क्या ले करके हमको जाएं, क्या क्या वहाँ पे अलाउड रहता है। तो आपको आपका डॉक्यूमेंट के बाद कुछ भी अलाउड नहीं रहता है। तो आप चाहें तो डॉक्यूमेंट और एक पेन आप अपने पास रख सकते हैं। बाकी ना आपका मोबाइल अंदर जाता है, ना ही आपका कोई बैग जाता है। अगर बैग और मोबाइल आप ले करके जा रहे हैं तो वो पहले ही आपका रखवा लिया जाता है, जमा करवा लिया जाता है। जा कर के वहाँ अगर दूर से ट्रैवल करके आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आप उसको दूर पे वहाँ पे जहाँ भी जाएँ वहाँ पे उसको आराम से रख सकते हैं। जमा कराने का ऑप्शन रहता है, लेकिन अंदर जाने के लिए बस आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के लिए एक अच्छी सी आप फाइल ले लें, एग्जीक्यूटिव बैग जिसको बोलते हैं, वो आप बैग ले लें साथ में तो बेहतर रहेगा। और साथ ही या फिर कोई भी फाइल जो भी आपका कंफर्टेबल हो, तो एक फाइल रखें और लेकर के वहाँ पे पहुँच जाए। मोबाइल और बैग वहाँ पे नहीं जाता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। आगे पहला क्वेश्चन जो आता है दिमाग में कि जब हम एंट्री करेंगे, मेन गेट से एंट्री करेंगे, तो मेन गेट से एंट्री करने के बाद सबसे पहले क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया आपको फेस करनी पड़ती है। तो कोविड जब से आया हुआ है तो एंट्री करने के बाद सबसे पहले आपको मास्क दिया जाता है, और मास्क देने के बाद आपका हैंड सैनिटाइजेशन वगैरह होता है। उसके बाद जब आप अंदर पहुंचते हैं तो सबसे पहले ग्रुप का बंटवारा होता है। चूँकि बोर्ड में हमेशा बिहार का ये ट्रेंड रहा है, या अक्सर दूसरे स्टेट्स में भी अगर देखें तो एक से ज़्यादा बोर्ड बनते हैं, इंटरव्यू पैनल बनता है। तो पैनल 1 से 2 हो सकते हैं, एक बोर्ड ए और बोर्ड बी करके या बोर्ड सी करके 2 या 3 वहाँ पे पैनल आपको बने होते हैं। तो अंदर जाने के बाद आप लोगों के रोल नंबर के हिसाब से आपका अटेंडेंस लगता है कि कौन कौन व्यक्ति उपस्थित हैं। सबका अटेंडेंस लगाने के बाद आपको वहीं पे डिसाइड कर दिया जाता है कि आप किस ग्रुप में जाने वाले हैं। आपका ग्रुप ए मिलेगा, ग्रुप बी मिलेगा, उसके हिसाब से आपको एक हॉल में ले जा करके बैठा दिया जाएगा। वहाँ बैठने के बाद आपको एक टोकन दिया जाता है, और ग्रुप के हिसाब से आपका टोकन ले करके फिर आप दूसरे हॉल में जाते हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है। तो वहाँ जा कर के आपको बैठा दिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, वहाँ से आपका ग्रुप बन जाएगा। वो आपको नहीं बताया जाता कि किस ग्रुप में अभी आप रहने वाले हैं, वो कुछ कोड वर्ड में लिख करके कागज़ लिख देते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे बैठ जाएंगे। जा कर के वहाँ बैठने के बाद आपका नाम बुलाया जाएगा। आपको अपनी बारी का वेट करना है। वहाँ कई 3-4 टेबल लगे रहते हैं, हॉल में टेबल लगे रहते हैं, बगल में कुर्सी लगी होती है, वहाँ पे चाय पीने की व्यवस्था भी रहती है, और साथ में पानी वगैरह पीने की पूरी व्यवस्था है। बाथरूम है, वॉशरूम है। आप वहाँ पे एकदम रिलैक्स होकर के बैठिए और अपनी बारी का इंतज़ार करिए कि कब तक हमारी बारी आ रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप वहाँ पे बैठे रहेंगे। जब आपकी बारी आएगी आपका नाम रख के बुलाया जाएगा, और जिस टेबल पर बुलाया जाएगा उस टेबल पर जाना है। आराम से आप बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं होती है। एक एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाते हैं, जो फॉर्म आप भरे रहते हैं इंटरव्यू के लिए, जो कॉल लेटर आप डाउनलोड किए रहते हैं, उसमें सारे क्या क्या आपको जमा करना है उसका लिस्ट आपके पास रहता है। सारे सर्टिफिकेट रहते हैं। अगर किसी कैटेगरी से हैं, आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट रहता है, और साथ ही साथ आपकी कोई आइडेंटिटी कार्ड रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेकर के वहाँ उपस्थित होना होता है। सबकी ओरिजिनल कॉपी बस चेक की जाती है, डेट देखा जाता है, और फिर से वो कॉपी आपको दे दी जाती है, बस जमा होता है। तो 2 फाइल जो है उसका फ़ोटो कॉपी आपको जमा हो जाता है। तो जमा होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया तो आप एकदम फ्री हो जाते हैं। और एक और बात, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई जाती है, अगर आप वहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट में इतनी खामी है कि आप डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट मान लीजिए आपका मार्कशीट इशू का जो डेट है वो बीपीएससी या फिर जो भी आयोग में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके
जो वो मांग रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बाद का है। अगर आप पास आउट नहीं हुए थे फॉर्म भरते समय तो ये डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, जिसके आधार पे आपको मेरिट में शामिल ना किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। वहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलता है कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है या कि आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, ये नहीं पता चलेगा। बस वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, अगर आपत्ति है, उनको लग रहा है कि ये इस पे विचार के लिए रखा जाना चाहिए, तो वो एक उनके पास डायरी होती है या फिर जो भी उनके पास एक कागज़ रहता है, उस पर वे नोट कर लेते हैं कि फला व्यक्ति फला रोल नंबर के व्यक्ति हैं, इनके मार्कशीट में या इनके कागज़ में ये त्रुटि रह गई है, इसको रिव्यू करना है। तो बस लिख करके रख लेते हैं। बाद में उस पर कमेटी बैठती है और विचार करती है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए कि ना किया जाए। लेकिन आपको इंटरव्यू देने से बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। आप आराम से अपनी बारी का वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद इंतज़ार करेंगे कि कब आपकी बारी आती है और अंदर आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसके पहले एक प्रोसेस और होता है। आप जब बैठे रहेंगे तो इंटरव्यू की आपकी बारी आने से पहले, हो सकता है आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आपको आपके नाम लेकर के बुलाया जाएगा बगल में काउंटर पे, और वहाँ पे एक टोकन आपको मिलता है। चूँकि इंटरव्यू पैनल जो होता है, इंटरव्यू बोर्ड जो होता है, तो वहाँ का नियम यह है कि जो इंटरव्यू बोर्ड रहता है उनके पास कोई डिटेल नहीं रहती है। अब रहती है या नहीं रहती है ये तो वो अंदर की बात है, लेकिन बाहरी तौर पे लिखा ही रहता है कि जो इंटरव्यूअर हैं उनके पास आपकी कोई जो है डिटेल नहीं रहेगी। तो उस डिटेल को छुपाने के लिए और आपकी आइडेंटिटी किस कैंडिडेट को नंबर दिया जाएगा, इसको देखने के लिए एक कूपन आपको दिया जाता है, जिसको टोकन बोलते हैं। तो टोकन आपको मिल जाएगा और उस टोकन पे कुछ कोड वर्ड लिखा रहता है, टोकन नंबर लिखा रहता है। आपका रोल नंबर उस पर बिल्कुल नहीं रहेगा, और वही टोकन नंबर आपको जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके पास भी रखा रहता है। तो आप जब जाएंगे अंदर तो वो टोकन जमा कर लेते हैं और वो नंबर नोट कर लेते हैं, जिसके हिसाब से नंबर दिया जाता है। और बाद में उसको रोल नंबर से मैच करके रोल नंबर आपका उस पर आपका नंबर चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आपको टोकन मिल जाता है। टोकन मिलने के बाद आप बैठ जाएंगे। बैठे रहने के बाद अंदर से आपको खबर आती है, प्यून आएगा बाकायदा आपको ससम्मान एक अधिकारी की तरह। वहाँ बैठने के बाद आपको फील होगा कि आप अधिकारी बन चुके हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। वहाँ उठाने के उसके बाद आपको लेकर के अंदर जाया जाएगा। वेटिंग हॉल में आपको बैठाया जाता है। एक इंटरव्यू जो बोर्ड है उन लोगों के पास ऑलरेडी एक कैंडिडेट गया रहता है, अंदर उनकी इंटरव्यू चल रही होती है, और उसके ठीक बाहर गेट पे एक इंटरव्यू हॉल के ठीक बाहर एक वेटिंग रूम बना होता है। छोटा सा रूम रहता है, उसमें शीशा लगा रहता है। चाहे तो आप बाल वगैरह आप वहाँ पे सही कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कॉलर वगैरह जो है वो ठीक कर सकते हैं। और हो सकता है कि वहाँ पे वो लोग वॉच भी कर रहे हो, हिडन कैमरा भी लगाओ। हालांकि ऐसा कुछ वहाँ पे दिखता नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पे खुश होना नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं दिखानी है। लेकिन आराम से आप वहाँ पे सोबर तरीके से बैठें और बैठ करके अपने टाई वगैरह, अपने कपड़े जो हैं, जो भी आप सही वगैरह करना हो देख लीजिए, शीशे में देख लीजिए, खुद को फिट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, अंदर से कॉन्फिडेंट कर लीजिए कि आगे हमको इंटरव्यू पैनल के पास जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे वेटिंग हॉल में कर लेनी है। उसके बाद से सबसे बड़ी बात एक और होती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाने के बाद हम लोग क्या करें। प्रणाम करें, गुड मॉर्निंग बोले, गुड इवनिंग बोलें, क्या बोलें, अभिवादन उनका कैसे करें। तो अभिवादन के संबंध में और एक और उससे पहले वाली एक और क्वेरी होती है कि हम जाने के बाद मे आई कम इन सर बोलें या ना बोलें। ये भी एक दुविधा वाली बात होती है। तो ये सामान्य सी बात है। तो वहाँ पे दो कंडीशन हो सकते हैं। बेसिकली बिहार में जो मैंने इंटरव्यू फेस किया है, तो बिहार में ये होता है कि जो प्यून आपको टोकन वाले जगह से उठा करके जो वेटिंग रूम है वहाँ पर ला करके आपको बैठाया रहता है, वही प्यून आपके पास आता है दोबारा जब सामने वाला कैंडिडेट जो कि आपसे पहले गया हुआ है उसका इंटरव्यू जब ख़त्म हो जाता है, तो वही प्यून आता है और आपको बाकायदा ससम्मान फिर से उठाता है। और उठाने के बाद इंटरव्यू जहाँ चल रहा होता है उस कमरे का दरवाज़ा खींच करके खोलता है, और खोलने के बाद आपको कहता है कि सर आप जाइए। तो ऐसे अगर आपको भेजा जा रहा है
तो फिर तो मे आई कम इन आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्यून ऑलरेडी आपको जाने के लिए वहाँ पे कह रहा है। और अंदर से आप जैसे जाएंगे अंदर से आवाज़ आएगी, इंटरव्यू पैनल के लोग आपसे कह सकते हैं आइए आइए, तो फिर वहाँ पे आपको मे आई कम इन बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे आपको दरवाज़ा खुला हुआ है और जाने के लिए कहा जा रहा है, तो वहाँ पे अनुमति लेने की आपकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर बोर्ड ऐसा है, किसी स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेटिंग रूम में बैठा दिया गया है, उसके बाद आपको इशारा कर दिया जाए कि जाइए दरवाज़ा खोलिए और अंदर जाइए, तो अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा खींचने के साथ वहाँ पे बोल सकते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन ऑनरेबल बोर्ड मेंबर, कुछ भी आप कह के बोल सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि केवल वहाँ पे मेल ही हो, फीमेल इंटरव्यूअर भी हो सकती हैं, तो केवल सर ना बोल करके आप वहाँ पे ज़्यादा उचित रहेगा कि मे आई कम इन ऑनरेबल बोर्ड, तो या फिर मे आई कम इन, इतना ही बस बोल दें शॉर्ट में, तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जाने के बाद आप अभिवादन कैसे करें, इस पे आपको बात करनी है। तो अभिवादन करने के लिए सबसे पहले आपको वहाँ पे या तो जाइए तो अपनी भाव भंगिमा कुछ मत बोलिए, अपनी भाव भंगिमा ऐसे कर दीजिए कि आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे सर झुका करके सभी की तरफ देखते हुए एक बार प्रणाम करें। उसके बाद आपको आदेश दिया जाता है कि आप सिट डाउन हो जाइए, तो बैठ जाइए, अन्यथा वहाँ अभिवादन करने के बाद थोड़ी देर आप वेट कर लीजिए ताकि वो लोग कहें कि प्लीज़ सिट डाउन, तो आप वहाँ पे थोड़ा वेट करके वहाँ पे अगर वो जब से वो बोलते हैं तो बैठेंगे और बैठने के साथ उनको थैंक यू बोलेंगे, और थैंक यू बोलने के साथ आपसे प्रश्न का सिलसिला शुरू होगा। तो सबसे पहले बात तो हाँ ये बात कि आप या तो भाव भंगिमा बना करके वहाँ पे प्रणाम करके और काम चला लेंगे, या फिर अगर चाहें तो आप समय के हिसाब से, अगर सुबह का समय है तो 12 बजे से पहले है तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, नून में जा रहे हैं तो गुड नून बोल दीजिए, या फिर दोपहर के बाद है तो गुड आफ्टरनून बोल दीजिए, गुड इवनिंग बोल दीजिए। समय के हिसाब से आप समय का विशेष ख्याल रखते हुए आप वहाँ पे गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड नून जो भी है उसको बोलिए, और गुड नून गुड आफ्टर के साथ आप ये ज़रूर जोड़ दीजिए गुड मॉर्निंग टू ऑल बोर्ड मेंबर्स, या फिर गुड मॉर्निंग टू ऑनरेबल बोर्ड, बस इतना कर करके आप वहाँ पे बैठ जाइए। तो ये बात होगी। उसके बाद वो है कि वहाँ जाने के बाद क्या पूछा जाता है आपसे, तो जाने के बाद सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी वहाँ पे नहीं पूछी जाती है, ये बात आप क्लियर जान लीजिए कि आपसे आपका परिचय नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड को ये सख्त निर्देश रहता है कि उसका आइडेंटिटी, जो भी कैंडिडेट आपके सामने है उसकी आइडेंटिटी आप प्रकट नहीं करेंगे। हाँ, उनके पास इतना डिटेल जरूर रहता है कि आपने LLB कहाँ से किया हुआ है, आपने LLM कहाँ से किया हुआ है, अगर आपने दिया हुआ जिक्र किया हुआ है तो ये उनके पास डिटेल रहता है, तो वो आपसे आइडेंटिटी आपकी नहीं पूछेंगे। आप अपना परिचय दीजिए, आप अपना नाम बताइए, अपने पिता का नाम बताइए, आप किस गांव के रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। तो जनरली आपसे यही पूछी जाएंगी कि आपने लॉ कहाँ से किया हुआ है, या फिर उनके पास जो डाटा उपलब्ध है उसके हिसाब से आप पूछ लेंगे कि आपने लॉ फलां यूनिवर्सिटी से किया है, फलां कॉलेज से किया हुआ है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, और उस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपसे कुछ पूछा जरूर जा सकता है। ऐसा आप अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो जिस इंस्टीट्यूट से आप पढ़े हुए हैं तो उस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ी जानकारी आपको जरूर रखनी चाहिए, ताकि तुरंत आप वहाँ पे बोल सकें। क्योंकि चर्चा की शुरुआत करने का एक तरीका होता है, इंटरव्यूअर जब शुरू करेगा तो आपसे ये जरूर पूछे कि आप कहाँ से लॉ किया हुआ है। अगर आप कहते हैं BHU से किया हुआ है, DDU से किया है, DU से किया है, JNU से, मतलब JNU में तो सॉरी लॉ जनरली होती नहीं है, मास्टर डिग्री है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी का आप नाम लेते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते रहिए। अगर किसी महापुरुष के नाम पे है, जैसे BHU है पंडित मदन मोहन मालवीय जिनकी उनके संस्थापक हैं, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको रहना चाहिए। अगर DDU गोरखपुर से हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का चूँकि नाम है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में आपको जानना चाहिए। या फिर कहीं से भी अगर आप आते हैं तो उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है उस नाम में अगर किसी महापुरुष का नाम लगा हुआ है तो उस महापुरुष के बारे में आपको जानना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी का जो लोगो है, लोगो में एक मोटो होता है, उसके साथ जुड़ा होता है एक शब्द, एक कोई वाक्य हो सकता है, संस्कृत का, हिंदी का, अंग्रेजी का, कोई भी एक वाक्य हो सकता है जो कि उसका मोटो होता है। तो उसको आपको याद रखना चाहिए, उसका मोटो क्या है और उसका अर्थ क्या होता है।
इतनी सारी चीज़ें बेसिक जानकारी हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस कॉलेज से हैं, और उस कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए। यह पूछा जा सकता है कि आप जब पढ़ रहे थे तब वहाँ के डीन कौन थे, हेड कौन थे, अभी वहाँ पे डीन हेड कौन है, आपके फैकल्टी की क्या विशेषता रही है। ये सारी चीज़ें हो सकता है हल्की फुल्की बातें आपसे पूछ लें। जनरली यही होता है कि बिहार में ये सारी चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं। डायरेक्ट यही पूछा जाएगा आप कहाँ से लॉ किए हैं, अगर उसके बारे में हो सकता है कि किसी महापुरुष का नाम है तो वो पूछ लिया जाए, वरना सीधे आपसे पूछा जाएगा कि आगे आपने LLM किया है कि नहीं किया है। हाँ, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते रहते हैं कि हम LLM किए हुए हैं तो इसको बताएं या ना बताएं। तो ये आपकी अपनी एबिलिटी पर निर्भर करता है कि अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा सा बढ़ भी जाता है, LLM करने का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल आपसे बढ़ाई जा सकती है। तो ये आप अगर तैयार हैं तो अवश्य बताइए वहाँ पे। और अगर LLM किए बहुत दिन हो गया तब तो बिल्कुल बताना चाहिए। अगर LLM आप परस्यू कर रहे हैं या फिर अभी अभी एडमिशन आपने लिया हुआ है या फिर तुरंत पास आउट हुए हैं, अगर आपने ये जो फॉर्म भरते समय LLM का जिक्र नहीं किया है तो ऐसे में आप स्किप कर सकते हैं। आप वहाँ पे कर सकते हैं कि LLM नहीं किया हुआ है तो आप बच सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा दिन LLM किए हुए हो गया है ज़रूर बताइए कि हाँ LLM किया हुआ है। LLM करने के बाद LLM बताने के लिए आपके पास कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपने LLM में जो डिजर्टेशन किया हुआ है, डिजर्टेशन की टॉपिक आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो डिजर्टेशन की टॉपिक क्या थी ये आपको आनी चाहिए, उसका मतलब क्या होता है डिजर्टेशन की टॉपिक का, एक बेसिक नॉलेज उसमें अगर पूछ लिया जाए कि इसमें आपने क्या रिसर्च किया था या उसका मतलब क्या होता है या उसका कोई लीडिंग केस बता दीजिए, तो उससे जुड़े जैसे राइट टू डाई पे अगर आपका रिसर्च है तो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट टू डाई का लेटेस्ट केस क्या है, राइट टू डाई कब का पहला केस कौन आया था, पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था। तो ये बेसिक सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये रहा LLM के बारे में। LLM आप बताएं या ना बताएं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर LLM बताते हैं तो इतनी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका डिजर्टेशन टॉपिक क्या है, और डिजर्टेशन टॉपिक में से कुछ अगर पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा डीप वहाँ नहीं पूछा जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि बहुत अंदर जा कर के वो लोग नहीं पूछेंगे, और अगर अंदर जाते भी हैं, अगर आप कुछ बताते हैं, क्रॉस क्वेश्चन आपसे किया जाता है, आप डीप जा कर के वे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर आप जवाब नहीं भी देते हैं, सॉरी सर बोल करके निकल जाते हैं थोड़ा सा स्माइल लेकर के, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर बेसिक कोई चीज़ पूछ दिया गया, अगर पूछ दिया कि डिजर्टेशन का टॉपिक क्या है और टॉपिक ही अपना बता पाए, तो ये आपके लिए दिक्कत खड़ा कर सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद वहाँ पे प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि वहाँ पे पूछा क्या जाता है। और एक भ्रांति अपने यहाँ ये है कि लोग जनरली यही कहते हैं कि वहाँ सिर्फ आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है, आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। ये बात गलत है। ये बात एग्जीक्यूटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो BPSC की या UPPSC की जो कंबाइंड एग्जामिनेशन होती है, उसके लिए तो सटीक बैठती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज से आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चूँकि पब्लिक डीलिंग आपको करनी रहती है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आप बनने वाले होते हैं, तो पब्लिक से कैसे आप डील करते हैं, जो सामान्य मुद्दे हैं, जनरल नॉलेज के जो मुद्दे हैं, जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, उस पर ज़्यादा बात की जाती है। तो ज़्यादा बात उसमें आपसे की जा सकती है। लेकिन अगर आप जुडिशरी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो जुडिशरी के इंटरव्यू में आपसे नॉलेज की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा करंट नहीं पूछा जाता है। करंट इश्यूज़ पे बात अगर होगी भी तो लीगल इश्यूज़ पे बात होगी। अगर जो रिसेंट मुद्दा है, जैसे मणिपुर का मामला है, उसमें जो लीगल मुद्दे हैं, जैसे आर्टिकल 355 वहाँ पे अप्लाई अभी हुआ है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। मणिपुर जो हिंसा भड़की है, उसके पहले मणिपुर हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, वो निर्णय क्या था, उस केस का नाम क्या था, ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। या फिर 3 तलाक का जो मैटर अभी उस पर लॉ बना हुआ है, तो वो लॉ किस केस के बाद आया हुआ था, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये लीगल इश्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे बिल्कुल कोई नई चीज़ पूछ लिया जाएगा या करंट अफेयर पे ही बात की जाएगी, केवल आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जानते रहिए कि हमसे पूछा क्या जाने वाला है।
तो उसमें आपका लॉ का बेसिक नॉलेज जरूर टेस्ट किया जाता है। और ये मिथक है कि सिर्फ पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। ये इंटरव्यू अगर आप जुडिशियल सर्विसेज का इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो ये आपके लिए उचित नहीं है कि केवल आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। वहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है, और ये कह सकते हैं कि वहाँ पे आपका लॉ का डीप नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो आपका चेक ही किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ लॉ के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स या फिर आपके व्यक्तित्व से जुड़े प्रश्न वहाँ पे बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो लॉ पूछा जाएगा, और लॉ में बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, आसान चीज़ें पूछी जाती हैं, जो कि जनरली आप लॉ के स्टूडेंट अगर हैं तो आसानी से उन चीज़ों का आप एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। बस यही आपसे उम्मीद की जाती है कि आप पर्सनालिटी टेस्ट उसका एक पार्ट ज़रूर है, कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आप जज की तरह एक तो दिख रहे हैं, उसके बाद आप जज की तरह बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं सोच समझ करके बोल रहे हैं। अगर क्वेश्चन कोई आ रहा है तो हड़बड़ी में नहीं बोल रहे हैं, पहले सुन रहे हैं उसके बाद बोल रहे हैं। इंटरव्यूअर के प्रश्न पूरा करने के बाद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंटरव्यूअर ने प्रश्न शुरू किया और आपने तुरंत उसका आंसर दे दिया। थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर बेसिक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आपको अच्छे से आना चाहिए, आप उसको एक्सप्लेन कर ले जाएँ, समझा ले जाएँ, बस इतना ही आपसे पूछा जाता है। अगर डीप जाकर के कोई प्रश्न पूछा गया तो अगर आप उसका आंसर नहीं देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपसे कोई सामान्य सा प्रश्न पूछ लिया गया, सीधे पूछ लिया गया कि आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 22 क्या है, तो इस तरह के प्रश्न आपसे अगर पूछ लिए जाते हैं, या फिर 3 तलाक का जो रिसेंट केस है वो कौन सा केस है, केस का नाम अगर पूछ लिया गया, तो ये बहुत ज़्यादा चर्चित मुद्दे हैं। तो इसमें अगर आप नहीं बताते हैं तो ये आपके लिए घातक साबित होगा। अगर एविडेंस अगर वो कह रहे हैं तो एविडेंस की परिभाषा अगर पूछ दे रहे हैं, या फिर तथ्य की परिभाषा आपके पूछ दे रहे हैं, जो कि बेसिक चीज़ है, साबित और ना साबित, प्रूव्ड एंड डिस्प्रूव्ड की परिभाषा आपसे पूछ ली गई, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको आपको आना चाहिए। और इसका आंसर आप अगर नहीं बताते हैं तो फिर आपके साथ दिक्कत होगी। और बहुत अगर डीप जाकर के आप प्रश्न पूछा गया, आप नहीं बताते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये सिर्फ आपका पर्सनालिटी टेस्ट नहीं है, आपका नॉलेज टेस्ट भी होता है। लेकिन नॉलेज में कौन सा, बेसिक नॉलेज टेस्ट आपका होता है। तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट के साथ साथ बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो ये आपसे प्रश्न आपसे वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये रहा कि वहाँ पे क्या पूछा जाता है। तो क्या पूछा जाता है में उनके पास अथाह पावर है, अथाह शक्ति है, वो चाहे जो भी पूछ सकते हैं। बस आपका पहचान पूछ, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपका पहचान क्या है, ये वो आपका पहचान उजागर नहीं करेंगे। आपका पहचान से संबंधित प्रश्न छोड़ करके वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन बेसिकली यही होता है कि आपसे सिलेबस से पूछे जाते हैं, और सिलेबस में भी जो कि कंपलसरी पेपर है, बिहार की अगर बात करें तो जो कंपलसरी पेपर है बिहार का, वो उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कंपलसरी पेपर में आपके जो प्रोसीजर लॉ है, CRPC, एविडेंस और CPC, इससे आपके खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद संविधान से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, चाहे आपका ऑप्शनल रहा हो या न रहा हो। संविधान के बेसिक क्वेश्चन की उम्मीद आपसे की जाती है कि उसका आंसर आप दे देंगे। तो बेसिक प्रश्न संविधान से आपसे पूछे जा सकते हैं। और दूसरा होता है कि आपसे बिहार के अगर दे रहे हैं, जेक इंटरव्यू की अगर बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि ऑप्शनल आपका क्या रहा है। तो ऑप्शनल आप बताएंगे तो ऑप्शनल के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि फला ऑप्शनल, या फिर कोई इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में अगर आप किसी सब्जेक्ट का नाम लेते हैं तो उससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर पूछता है कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप एक झटके में मत कर दीजिए मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से आता है, मैं इसमें अच्छे से बता दूंगा, CRPC बहुत अच्छे से आती है। अगर ऐसा आप कहेंगे तो वो आपसे ज़्यादा डीप पूछना शुरू करेंगे और उसके बाद आपको फंसा सकते हैं, फंसाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इसमें सेफ आंसर ये होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे आपका बेस्ट कौन सा है, तो आप कहते हैं वैसे तो सर सभी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, सभी चीज़ें मुझे पसंद है, लेकिन अगर CRPC से अगर मुझे आप प्रश्न पूछते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बेहतर उसमें जवाब दे सकता हूँ। तो अचानक से आप मत कहिए CRPC मेरी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा उसको घुमा करके कहिए कि अगर CRPC से प्रश्न मुझे पूछे जाएंगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूँगा। तो ऐसा अगर आंसर आप देते हैं तो ये आपके लिए सेफ रहता है, उससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप अगर आंसर अच्छा बताते हैं तो
ये आपके लिए अच्छा होगा और इसका गुड इम्प्रेशन उनके पास जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया कि वहाँ जाने पर क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बेसिकली CRPC, CPC और एविडेंस के प्रश्न अगर जुडिशरी के पेपर आप दे रहे हैं, अगर APO की परीक्षा है तो APO में भी प्रोसीजर आपसे मस्ट है। CPC चूँकि सिलेबस में नहीं है तो CPC से आपको प्रश्न हो सकता है ना पूछे जाएँ, लेकिन आपको क्रिमिनल लॉ के जो भी प्रोसीजर हैं, प्रोसीजरल पार्ट हैं, CRPC है, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एविडेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और माइनर लॉ जिसमें है, माइनर लॉ भी आपको अच्छे से आना चाहिए। माइनर लॉ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, उसमें बेसिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर शस्त्र अधिनियम से क्वेश्चन, आर्म्स एक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो जनरली जो मेंस में क्वेश्चन आया था वैसे पूछा जा सकता है कि खुरपी हथियार है या नहीं, असुआ हथियार है या नहीं, कृषि से संबंधित जो औजार है वो हथियार है या नहीं। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। हल्के फुल्के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछा जा सकता है कौन सा हथियार है जिसको घर पे रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपराधिक रूप से तो उसका आप दंडित किया जा सकते हैं। तो चाकू है, जो घरेलू चीज़ें हैं, जो खुरपी है, हंसुआ है, ये सारी चीज़ें घातक भी हो सकती हैं, लेकिन कृषि प्रयोजन के लिए आप रख रहे हैं, सब्जी काटने के लिए चाकू रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं उसमें। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन। एकदम जॉली मूड में जाना चाहिए आपको, एकदम कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, थोड़ा सा मुस्कुरा करके आपको आंसर देना चाहिए। अगर बहुत डीप कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, सॉरी सर कह के निकल सकते हैं। और बस ध्यान ये रखना है कि सॉरी सर कहते वक्त थोड़ा सा फेस स्माइलिंग होना चाहिए, हल्का, ज़्यादा मुस्कान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि ये हम पे हंस रहा है, बस क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्माइलिंग करके सॉरी सर करके आप निकल सकते हैं। और सॉरी सर सीधे डायरेक्ट सॉरी भी ना बोल, आपको ये कहना चाहिए सॉरी सर मैं अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कोई बहुत ताज़ा मामला है तो वो अपेक्षा की जाती है आपको जानने की, तो सॉरी सर अभी इसको रिवाइज नहीं कर पाया हूँ और मैं कोशिश करूँगा, इसको जाकर घर जाकर पढ़ने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा आप आंसर वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हो गया कि वहाँ जाने पे क्या पूछा जाता है। इसके बाद ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, LLM बताएं कि ना बताएं। उसके बाद आते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। इंटरव्यू पैनल में हमको जाने के बाद इंटरव्यू बोर्ड के सामने हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़। तो शुरुआत में मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, तो ये तो बेसिक सी चीज़ होगी। भड़कीले कपड़े, रंगीन कपड़ों से बचना चाहिए, रंगीन टाई से बचनी चाहिए। तो जूते, अगर मॉडल वाले जूते, मॉडलिंग वाले जूते आपको नहीं पहनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक सा फॉर्मल जूता हो, ये सारी चीज़ें आपको तो ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है कि सर और मैडम में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जनरली हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसमें ज़्यादातर मेल टीचर ही होते हैं, तो हमेशा सर सर कहने की आदत रहती है। तो जनरली हो सकता है कि इंटरव्यू में बोर्ड में 4 लोगों का जो पैनल होता है उसमें एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो हो सकता है हाई कोर्ट में जज साहिबा भी हो सकती हैं, या फिर जो एक्सपर्ट बुलाया जाता है 2 या 3 लोग जो एक्सपर्ट रहते हैं, तो उसमें एक एक्सपर्ट महिला हो सकती क्या है, लगभग हमेशा ही होता रहा है कि 4 लोगों के पैनल में कम से कम एक महिला उसमें होती हैं। तो महिला जब क्वेश्चन आपसे पूछ रही हैं तो आपसे क्वेश्चन का आंसर देते वक्त विशेष ख्याल रखना है कि मैडम के लिए सर ना निकले। मैडम के लिए आप अगर सर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आप बहुत बैड इंप्रेशन जाएगा और इस पर आपके नंबर कट सकते हैं। तो मैडम और सर वाला ख्याल आप रखें, तो मैडम को सर नहीं बोलना है। उसके बाद से ये सारी चीज़ें हो गई, ये बेसिक। इसके साथ और भी अगर क्वेश्चन आपके मन में अगर डाउट है इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इससे हमसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उस पर हम आगे वीडियो आपके लेकर के आते रहेंगे। अगर साथ ही साथ अगर जो भी इंटरव्यू आता है, मेंस का रिजल्ट, अभी तो यूपी का रिजल्ट आया हुआ है, किसी भी स्टेट का आता है, तो उस समय हम आपके लिए वीडियो लेकर के आएंगे। वीडियो आशा करते हैं बहुत हेल्पफुल होगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।